हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सीरीज। सभी बच्चे, आपके पास 3 डेज है और इन 3 दिनों में आप मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। हर 1 घंटे में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। मैं यहाँ पे इस सवाल को आपके साथ लिखने भी वाली हूँ और ये सारे वो सवाल होने वाले हैं जो आपके आरटीपी एमटीपीज के सवाल हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने भी मिल जाए। तो ये लास्ट चांस है। अब आप मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस सीख सकते हैं। देखो, ये इस तरीके से हो रहा है। मैं आपके इस मैराथन को, एग्जाम से पहले आपके क्वेश्चन मैराथन को इस हिसाब से ले रही हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ टेस्ट कर सके। राइट? टेस्ट के साथ साथ आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको लिखना भी कैसे है। तो इन केस अगर आपको थोड़ी सी भी लॉ में लिखने में कोई दिक्कत थी तो वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। एवरी 1 आवर में, जब तक आप अपने एग्जाम में नहीं बैठते तब तक हर 1 घंटा में मेरी एक क्वेश्चन प्लस उसको लिखने का तरीका आपके सामने आएगा। और ये सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। राइट? ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? सचिन ने 1000 kg राइस खरीदा है। किसने? सचिन ने। सचिन ने 1000 kg राइस खरीदा है सौरभ से। ठीक है, सचिन गया सौरभ की दुकान में, 1000 kg राइस खरीदा 1.5 लाख रुपए का और बोला 3 महीने में पैसे दे दूंगा। सचिन ने बोला 3 महीने में पैसे दे दूंगा। सचिन ने प्रोमिसरी नोट इशू किया जो कि पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, सचिन ने बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो 3 महीने का एक 3 महीने के बाद पे करने का एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 मंथ्स। ओके। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी प्रोमिसरी नोट हो गया डिसऑनर। सचिन ने पैसे नहीं दिए। अब सौरभ क्या कर रहा है बेटा? पैसे रिकवर करने के लिए केस फाइल कर रहा है। एडवोकेट को फीस क्या दे रहा है? एडवोकेट को भी ऑफ कोर्स फीस देनी पड़ेगी। केस फाइल करोगे तो एडवोकेट की तो मदद लेनी पड़ेगी। एडवोकेट को भी वो फीस दे रहा है केस को डिफेंड करने के लिए। अब आपसे ही पूछा जा रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बताइए कि क्योंकि प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया है, अब कितना पैसा सौरभ रिकवर कर सकता है सचिन से? सौरभ को कितना पैसा मिलेगा? आई एम श्योर आपको जो है सेक्शन स्ट्राइक हो गया होगा। अगर आपको सेक्शन स्ट्राइक हुआ है, नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। पर अब आपको इस आंसर को लिखकर कैसे आना है? आपके दिमाग में आपको याद तो आ रहा होगा कि इसका रे ये तो 117 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, पर इसे लिखकर कैसे आओगे? चलो फटाफट मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। आप अपने हिसाब से लिखो। देखो कहीं अटक रहे हो तो आप मेरे को देखो कि मैं कैसे लिख रही हूं। चलिए जी बेटा, मैं लिखना स्टार्ट करती हूं। अगर मैं एग्जाम में इस आंसर को लिखती तो मैं कैसे लिखती? मैं बोलूंगी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो सेक्शन तो मुझे पता है 117, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सिर्फ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द कॉम्पनसेशन, क्या कॉम्पनसेशन पे किया जाता है डिसऑनर पे? द कॉम्पनसेशन टू बी पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी। कहता है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो क्या कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा? क्या पे किया जाता है बेटा? अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जितना अमाउंट इंस्ट्रूमेंट पे ड्यू है वो तो मिलेगा ही, एंड expenses incurred in protesting, presenting and noting it, है ना? जो भी प्रेजेंट करने में, प्रोटेस्ट करने में, नोट करने में जो खर्चा हुआ वो भी पे करने पड़ेंगे। तो अमाउंट जो ड्यू है प्लस प्रोटेस्टिंग प्रेजेंटिंग का खर्चा, नोटिंग का खर्चा। सेकंड, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम भी पे करना पड़ेगा। शैल बी पेबल,
ये इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पे करना चाहिए था, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। 18% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है बेटा? आप लिखोगे एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय डिसऑनर। अभी आपने डिसऑनर किया है तो डिसऑनर की वजह से जो खर्चा हो गया, जैसे लॉयर वॉयर का जो खर्चा हुआ वो भी देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय डिसऑनर। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट पे हो रहा है किसी ऐसी जगह पे विच इज अदर देन द प्लेस वेयर द पर्सन रिसाइड्स, तो फिर करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो भी पे करना पड़ेगा। ऑल्सो द होल्डर is entitled to receive currency rate of exchange अगर वो कहीं और जगह रहता है। इफ पर्सन resides at a place other than where द इंस्ट्रूमेंट वॉज पेबल, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पे हो रहा था उससे कोई अलग जगह पे अगर आप रिसाइड करते हैं तो जो दोनों जगहों के बीच का रेट ऑफ एक्सचेंज है करेंसी का वो भी आपको मिलेगा। तो ये आपने लिख दिया प्रोविजन। तो यहां पे मुझे बताओ, आप लिखोगे सौरभ इज एंटाइटल्ड। फैक्ट्स भी लिखना चाहते हो बेटा, ये तो प्रोविजन लिख दिया, इसके बीच में फैक्ट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप कंक्लूजन लिख सकते हो। सौरभ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन प्रोमिसरी नोट, जो कि कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपए, विच इज 1,50,000 प्लस the expenses of lawyer and also interest at the rate of 18% on the amount due। तो ये मिलेगा किसको? सौरभ को। तो ये इस तरह से बेटा आप आंसर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया कंक्लूजन कि उसको क्या मिलेगा, और ये हो गया पूरा प्रोविजन। ये कई बार लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत ही सिंपल है बेटा। अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट, और आपका जो भी खर्चा हुआ डिसऑनर, आपने लॉयर वॉयर अब पकड़ा है क्योंकि डिसऑनर हो गया है। एंड अगर वो कहीं और जगह रहता है अदर देन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल, तो फिर आपको करेंसी रेट ऑफ एक्सचेंज भी देना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको हमने फटाफट लिख दिया। नाउ अब 1 आवर बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे एक और क्वेश्चन अपलोड होगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस इन 3 दिनों में हम सॉल्व करेंगे। ये सारे आरटीपीज के क्वेश्चंस हैं। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक अगर आपने आरटीपी प्रैक्टिस नहीं की है तो इस सीरीज में आपकी इस अटेम्प्ट की, उससे पिछले अटेम्प्ट की, उससे पिछले अटेम्प्ट की, सारे अटेम्प्ट्स की आरटीपीज मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगी, वो भी लिखित में। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।